तो जब हमने बाहर देखा यहाँ से तो वो एक बाड़ लगी हुई थी, बाड़ के पार वो सैनिक दे रहा था और नीचे भालू ही भालू, कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 भालू, और वो ऊपर। मुझे ऐसा हुआ कि अगर ये मेरा बेटा होता और मैंने देख लिया होता इसको तो जीवन में मैं नहीं कभी आने देती यहाँ पे कि मत आओ। तो हमने कहा ये प्रेस यहाँ लगाइए इतने जंगल में? तो बोले कि ये हमारा नक्सलियों का गढ़ है। जैसे उनने कहा गढ़ है, हम मतलब गड़े ही नहीं वहाँ पे, मतलब ज़मीन ना फट गई, हम चले गए। हमने कहा माया कोल जिंदा तो अब तुम जा नहीं पाओगी, खूब पैसे का लालच कर लो, अब तुम्हें ये गुड़ में मक्खी की तरह हम लपट गए हैं, अब होने वाला नहीं है कुछ। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीषा गौर, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ कोच हूं और कहते हैं कि बोलती बहुत ज़्यादा हूं, तो जी हाँ, बोलना मुझे अच्छा लगता है, बातचीत करना अच्छा लगता है और मैं आपसे भी कहूँगी कि बातें करते रहिएगा, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आज की बातचीत समर्पित है महिला समानता दिवस को। समानता की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन क्या समानता सच में मिल पाई है? आज मिलेंगे एक ऐसी महिला से जो नौसैनिक परिवार से है, जिन्होंने सिर्फ इसलिए एक विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया कि कम से कम घर से बाहर निकलने का मौका तो मिले। और ये उस समय की बात है जब उनकी शादी हो गई थी और इसके पहले कभी भी उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिला था जहाँ से उन्हें समानता का ज़रा सा भी एहसास हुआ हो। इसके बाद उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसमें कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके पापड़, बड़ी और इस तरह की चीज़ें बनाने की शुरुआत की। उसी सहकारी समिति की मदद से आई हिम्मत से उन्होंने अपने संभाग का पहला महिला बैंक बनाया और इसके बाद वो आगे बढ़ती गईं। उन्होंने एक NGO बनाया जिसके साथ वो आज भी काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी ज़िंदगी के जो अलग अलग मुकाम हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की बात करें तो सैनिकों के परिवारों की मदद करने वाले एक राष्ट्रीय संगठन की वो अध्यक्ष हैं, जिसे मातृशक्ति कहते हैं। नमस्कार माया जी। नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो बताएं कि मातृशक्ति क्या है, जिसकी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संगठन का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है और इसमें आप क्या काम करती हैं? मनीषा जी, हम लोगों का सैनिक संगठन है, ये पूरे भारतवर्ष में है। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मातृशक्ति। चूँकि मैं मातृशक्ति की अध्यक्ष हूँ, दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए मातृशक्ति संगठन एक अलग से है, उसका सिस्टर इंस्टीट्यूशन है। पर एक बात है कि हमारा SOP अलग है और इसमें पूरे भारतवर्ष में मेरे काफ़ी स्टेट में तो दौरे हो चुके हैं। हम लोग वीर नारियों के लिए खासकर, जो चूँकि ये सैनिक संगठन है पूर्व सैनिकों का, तो इसमें महिलाओं के जो अधिकार होते हैं, महिलाओं को जो परेशानी होती है, चाहे वो बाद में शहीद हुआ या उनकी डेथ हो गई हो, उसके बाद पेंशन की मिलने हो, या उनकी आर्थिक समस्या हो, या उनकी सामाजिक समस्या हो, या पढ़ने की समस्या हो, या फिर बच्चों की समस्या हो, उन सारी समस्याओं का, उनके जीवन की सारी समस्याओं का हम इसमें समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस हमारी परिषद को रक्षा मंत्रालय द्वारा एफिलिएशन दिया गया है, तो थोड़ी और ताकत आ गई है। आपकी ताकत को देखते हुए निश्चित ही आपने पूरे देश में जो भ्रमण किया है, उसके कई सारे किस्से आपके पास होंगे, तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगता है कि सबको जानना चाहिए? हाँ, जाहिर है कि हम जब अलग अलग स्टेट में जाते हैं, उनकी संस्कृतियाँ अलग होती हैं, उनका व्यवहार अलग होता है और उनके अपनी समस्याएं भी अलग होती है और उसके समाधान भी इसी तरह से अलग होते हैं। पर बाकी स्टेट का तो ठीक मुझे लगा, पर जहाँ तक मुझे राजस्थान में जब मैं गई तो उसका मुझे बड़ा एक किस्सा आपको सुना ही देती हूँ। जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया तो अक्सर हमारे प्रोग्राम मैं जब जाती हूँ तो कर्नल होते हैं, वहाँ के हमारे परिषद के अध्यक्ष होते हैं और भी पदाधिकारी होते हैं। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, दीप प्रज्वलन जो जैसा आपने सुना होगा करते हैं, उसके बाद भाषण होता है, कुछ महिलाओं के बारे में बताते हैं, ख़त्म हो जाता है।
पर मैंने सभी जगह ये शुरुआत की है कि थोड़ा सा हल्का सा होता, आधे घंटे का मुश्किल से टाइम होता, उसके बाद मैं बोल देती हूँ कि आप लोग जाइए अपना काम कीजिए और हम महिलाओं के साथ मिल लेते हैं। महिलाओं से अच्छा कुशल नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। सबसे कम पूंजी में सबसे अच्छा घर कैसे चलाते ये केवल महिला बता सकती है। और अपने आप को त्याग करके भी कई चीज़ें के लिए रोशन घर कैसे करते हैं महिला कर सकती है। तो हम उनको क्या बताएंगे, बहुत मेहनती और साहसी महिला हैं। मैं कहा चलो अब शाम को अब गाना बजाना करते हैं और अब थोड़ी कुछ समस्या हो तो बता दो। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बोला। तो कुछ 16 साल की थी, कुछ 18 साल की थी, केवल 6 साल तक की बच्चियाँ थी जो अनमेरिड थी, बाकी मतलब ज़्यादातर छोटी छोटी बच्ची सब मैरिड ही थी। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि देखो पैसे की समस्या तो अब है नहीं, क्योंकि शासन ने जो वीर नारी है उनको पूरी तनख्वाह देते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च देते हैं और परिषद भी दे देती है, सामाजिक संगठन भी देते हैं। और ये वीर नारी जिनको आप कह रही हैं, जिनके पति किसी न किसी तरह से सेना में काम करते हुए नहीं रहे, शहीद हो या देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, उन्हें वीर नारी कहा जाता है। तो हमने कहा कि अब तो ऐसी कोई समस्या है नहीं कि अब पति नहीं है, इतनी छोटी उम्र में चला गया। जाहिर है सैनिक जवान ही होते हैं, 24 साल 25 साल 26 साल, पूरी ज़िंदगी उनको ऐसी गुजारनी होती है। तो मैंने कहा आर्थिक समस्या तो अब हल हो गई है, बाकी की बताइए कि क्या कुछ है पढ़ने की लिखने की। तो बोले कि नहीं नहीं मैडम पैसा है, पर कभी कभी क्या होता है मैडम कि पैसा ही समस्या बन जाता है। तो हमने कहा पैसा समस्या कैसे बन जाता भाई, ये तो हमने आज तक नहीं सुना है। पैसे ना हो तो समस्या खड़ी होती है महिलाओं के लिए। तो बोलती है कि नहीं, फिर बड़े सकुचाते और मैं भी बड़े मतलब संकोच से मतलब ये बता रही हूँ, बड़े दुख से बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि कई घरों में क्या होता है कि चूँकि महिला के पास पैसे बहुत हैं, महिला के जो बच्चे हैं उसके पास उसके नाम भी पैसे आ गए हैं, सामाजिक संगठन भी आजकल बहुत सहानुभूति रखते हैं। तो पैसा जब आ जाता है ना तो ससुराल वालों की, चाहे वो सास हो, चाहे वो नंद हो, चाहे वो जेठ हो, कुछ भी हो, उनकी दृष्टि रहती है पैसे पर। अगर वो महिला अलग कहीं चली गई या मायके में चली गई तो सारा पैसा चला जाएगा, जाहिर है। वो पढ़ी लिखी तो ज़्यादा होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपने जेठ से या देवर से या किसी पुरुष से उनकी शादी करवा देते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपने मन से शादी करती हैं, क्योंकि एक 16 साल की या 18 साल की बच्ची जिसको अभी समझ ही नहीं है ना, या 20 साल की, वो मतलब क्या सोचती होगी और क्या कह के करती होगी, मुझे ये समझ ही नहीं आया। और मैं मतलब बड़ी व्यथित सी हो गई इस बात से कि मैंने कहा ऐसा, बोले कि हाँ ऐसे ही होता है। और अगर हम मायके में चले जाएं तो मायके में भी हमारी जो भाभी रहती वो सब पैसे में, तो कई एक उन्होंने उदाहरण दिया कि 4 या 5 साल पहले तो उसको उन्होंने पागल घोषित कर दिया था और सारी पैसे भी ले लिया। तो ऐसी कई जब समस्याएं सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ा होता है। पर जो महिलाएं हैं वो मुझे ही कहनी थी कि अरे मैडम आप दुख मत मनाओ, वो तो ठीक है, सब चलता है। और शाम को उन्हीं महिलाओं ने अच्छा गाना बजाना किया, डांस किया, फोक डांस किया, मुझे बताया। पर एक जो समस्या थी ना कि शिक्षा, मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी है जो महिलाओं में होना चाहिए, और मैं उसके लिए बहुत काम करने वाली हूँ। ये भी दुख की बात है कि उन्होंने इसको अपनी नियति मान लिया है। नियति मान लिया, वो इस स्थिति में नहीं है कि इसका प्रतिकार कर सकें। देखिए, यदि आज एक बच्ची शादी करती है और शादी करके 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो अपनी इच्छा से यदि उस शादी को तोड़ के कहीं जाना चाहती है, तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं और बुरा मानते हैं कि उसने ऐसे किया। और इस स्थिति में जब हम उसे वीर नारी कह रहे हैं, जब उसका पति कहीं देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया, उसकी बिना मर्जी के परिवार के किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर दी जाती है ताकि वो पैसा घर में रहे। इसमें वो महिला का मन, उसकी आत्मा, उसकी सोच, उसकी खुशी, उससे कोई लेना देना नहीं। और मनीषा जी, एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो कह भी नहीं सकती कि ये मेरी बिना मर्जी के हुआ। ये देख लीजिए, उसको समाज में खुश दिखाना ही है अपने आप को, उसको संतुष्ट दिखाना, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके साथ, और कोई रास्ता नहीं है। वो अंतिम समय तक ढूंढती रहती है कि सुरक्षा का कोई हो तो मैं वहाँ से निकल जाऊँ, और जब नहीं मिलता है तो उसको मजबूरी में। और फिर आप ये बोलते हैं कि औरतों का साथ देती, वहाँ वो भी नहीं होता है।
वहाँ जो आपकी बड़ी है मतलब सास जिसको कहते हैं, नंद जिसको है, वो आपके साथ ही नहीं है, तो आप क्या कर लोगे। हम अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं हमेशा साथ हैं, पर कई बार ऐसा होता नहीं है। तो महिलाओं को कम से कम जो ये भावनाएं समझती हैं, उनको उन बच्चियों का साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और मुझे लगता है परिवार में अगर वो एक सदस्य की तरह भी रहती हैं तो क्या गलत है। मैंने यहाँ भी देखा है कि कई लोग, इतना अच्छा व्यवहार होता है सास का ससुर का कि वो घर छोड़ना ही नहीं चाहती हैं, और फिर कुछ यादें भी जुड़ी रहती हैं और अच्छे से रहती हैं। पर जब पैसे की मजबूरी से रखा जाए ना, तो वो एक दुख की बात, वो एक गलत है। पर इन सब में मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे बड़ा कारण, शिक्षित होना ही चाहिए। तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस महिला को हस्ताक्षर करना आता है तो उसका एटीएम बन जाता है, ये बैंकों का नियम है। तो जब एक बार एटीएम बन गया तो एटीएम चला गया किसी के पुरुष के पास, फिर उस महिला को भी नहीं पता रहता है कि कब आई पे और कब निकल गई। कम से कम जब ये एटीएम नहीं था, कुछ नहीं था, तो महिला को बैंक तक तो ले जाते थे कि भाई हम सामने अंगूठा लगाओ। अब तो वो भी सुविधा हो गई है, तो अब तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो उसके पास उसका जीवन साथी नहीं है, दूसरा उसकी शादी उसकी बिना मर्जी के किसी से कर दी गई है, और तीसरा उसे जो उसका पैसा है या जो उसकी सुरक्षा निधि है उस पर भी उसका हक नहीं है। तो इससे बुरी स्थिति और क्या होगी, और वो भी एक सैनिक की पत्नी की। और सबसे उसमें एक और विडंबना देखिए कि सरकार को आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सीधा अकाउंट में डाल रही है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम सामाजिक समस्या कहेंगे, और जब तक हम लोग अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, अपने दायरे को बड़ा नहीं करेंगे और अपनी बच्चियों की इस तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करने के लिए खड़े हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और इतने सारे महिलाओं के सशक्तिकरण सब होते रहते हैं, पर मुझे लगता है शहर में ही होते हैं, और शहर में ही ये जिंदा होते हैं, शहर में ही ये मर जाते हैं। और हम एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नहीं जाता है बाहर के इंटीरियर में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन संगठनों का भी दायित्व बनता है कि वो जाए वहाँ पर और सबसे बल दें कि नहीं, शिक्षित होना ही चाहिए, कम से कम 10th 12th पास तो हो महिला, ताकि वो थोड़ा बहुत तो समझ पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कि होना चाहिए। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि कोई एक बच्चा जो हमारे आसपास जन्म लेता है उसको पढ़ लिख के एक समझदार नागरिक बनना ही चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों को समझे और समय समय पर अपने अधिकारों के लिए बोल सके। इसके अलावा आपके कोई और अनुभव, क्या आप कभी कारगिल गई हैं? हाँ, अभी मैं पिछले महीने ही कारगिल गई थी, मुझे जाना हुआ। मेरा सौभाग्य है, शायद अगर ये पद मेरे पास नहीं होता और तो मैं मतलब हमारे सैनिकों की समस्याओं को समझ नहीं पाती, और जो उनको मिला उनकी खुशी भी नहीं देख पाती और गम भी नहीं देख पाती। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने परिषद की कि मुझे उन्होंने कारगिल जाने का मौका दिया। पूरे भारतवर्ष से कुल 51 लोग गए थे, सब स्टेट से, 2-2, 3-3 लोग एक एक स्टेट से गए थे। तो वो एक जो वहाँ महामिलन दिल्ली में हुआ, वो भी बहुत अपने आप में यूनिक था। हमने अपनी समस्याएं कही, उन्होंने अपनी समस्याएं कही। एक तो ये धीरे धीरे हमारा कारवां कारगिल श्रीनगर में हम लोग सब मिले, और श्रीनगर के बाद सारा कुछ इंतज़ाम हमारे डिफेंस का ही था। तो जो हमारे सैनिक थे वही सब खाना पीना रहना बैरकों में, उन्हीं की बैरकों में था, श्रीनगर में भी। तो वहाँ से सीधे हम लोग कारगिल की तरफ गए। तो कारगिल का रास्ता बड़ा खूबसूरत था, वादियाँ बहुत खूबसूरत थीं, और वहाँ के पहाड़ तो ऐसे थे कि मतलब इतना क्रैक भी बीच बीच में होता कि अब गए न तब गए, और आप बस से हाथ बढ़ा के छू सकते थे, इतने पास पास वो पहाड़ थे। बड़ा ख़तरनाक सा जाने का था, पर हम तो एक ही दिन गए, सैनिक तो बेचारे रोज़ ही जाते होंगे। तो जब कारगिल में हमको वहाँ रात में रही 2 रात वहाँ पर। तो जब कारगिल में रात को हम लोग रहे तो वहाँ रात को चौकियाँ बनी हैं। तो चौकियाँ बनी हैं तो बड़ा सा वो एक यहाँ से लंबा वो एक इसका लोहे का रहता है 3, और उसके बड़े ऊपर वो एक झोपड़ी सित्ती सी बना देते हैं, और उसमें वो सैनिक पहरा देते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो ऊपर, उतने ऊपर उस छोटी सी टीन की झोपड़ी में एक सिपाही रहता है शाम को आदमी। इतना घुप अंधेरा रहता है और जंगली जानवर रहते हैं वहाँ पर, और उसमें वो अपनी बंदूक रख के एकदम चौकसी करता रहता है कि आँख भी न झपके, इतनी चौकसी। ऐसे नहीं यहाँ की कि थोड़ी देर आँख भी बंद कर ली। बेचारा सिगरेट जला नहीं सकता है, चाय का धुआं भी बाहर नहीं जा सकता, इतने कठिन परिस्थिति में। और नीचे सब रहते हैं भालू और ये सब जाते हैं।
तो उन दिनों वहाँ कुत्ते बहुत पले हुए थे, तो कम से कम 10-12 कुत्ते होंगे, जैसे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किए होंगे। रात में 10 बजे वहाँ से अरे अरे चलो 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 चलो, देखो देखो देखो। हम लोग तो पहली बार कारगिल गए, सबके सब, कोई केरला के, कोई कहाँ के, कोई कहाँ के। तो बाहर निकले अपना सब कंटो वंटोप लेके, तो बोले अरे भालू देखो भालू देखो। उनकी आंखें चमकती हैं रात को। तो जब हमने बाहर देखा यहाँ से, तो वो एक बाड़ लगी हुई थी, बाड़ के पार वो सैनिक दे रहा था, और नीचे भालू ही भालू, कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 भालू, और वो ऊपर। मुझे ऐसा हुआ कि अगर ये मेरा बेटा होता और मैंने देख लिया होता इसको, तो जीवन में मैंने कभी आने देती यहाँ पे कि मत आओ। इतना कि अगर मान लो, क्योंकि वो इतनी हिलती डुलती थी, मतलब अगर मान लो गिर भी गया या उतरा भी और वो नीचे चुपचाप बैठा रहा, तो ये तो गया बेचारा। 24 साल का या 22 साल का लड़का रहता है, पर उनको इतनी आदत रहती है। वहाँ से वो अपने कर रहे थे और नीचे कुत्ते आ रहे थे, तो वहाँ से वो हाथ हिला के कह रहा था कि कुछ नहीं है, कुत्ते भगा देंगे सब। ऐसे जब हम 2 दिन रहे, दोनों दिन हमको वही दिखे शाम को। फिर वो सुबह वहाँ से 6 बजे उतरता था। मैंने आप देखो कि वो लड़का, वो हमारा सैनिक, वो हमारा साथी, मतलब बाथरूम लगने पर भी नीचे नहीं आ सकता। यानी आपको नीचे आना ही नहीं है, आप वही है, मतलब जियो या मरो, कुछ नहीं करना है। तो युद्ध की बात नहीं है, तो युद्ध के पहले की बात है। ये तो उनके जिंदगी की रूटीन है। हाँ, अब आप जो सैनिक पैदल पहरा देते हैं, बर्फ है, इतने गमबूट पहने हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सोना नहीं है, आपको कुछ जलाना नहीं है, आपको टार्च जला कर देखना नहीं है कोई जानवर आ गया और आपको यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि अगर आपने जलाई और वहाँ हुआ और वहाँ से कोई आ गया तो आपकी जान गई। इतनी कठिन परिस्थिति होती है, इतनी कठिन, आप कल्पना नहीं कर सकते। घर बैठ के, जब हम घरों में बैठ के और रूम हीटर जलाते हैं या सर्दी में करते हैं, तो हमको एहसास भी नहीं होता कि वो क्या क्या कर रहे होंगे वहाँ। छोटी छोटी समस्याओं में हम डर जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ज़िंदगी पता नहीं कैसे हो गई है, और वो जो हाँ ज़िंदगी 24 घंटे दांव पे लगी है। और आपकी ड्यूटी है। अगर आपका पेट खराब है तो भी आपकी ड्यूटी है, अगर आपको रात को भूख लगी है तो भी आपकी ड्यूटी है। कई छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में रहते हैं, पर वो करते हैं। वहाँ से पानी हमारे लिए लेके आते थे गर्म, नहाने के लिए, क्योंकि वहाँ वो सिस्टम नहीं था जो अपना होता है ना। तो मतलब सुबह बाल्टियाँ, 4 बजे बाल्टियाँ लेके आ जाते थे। मैं कहती थी बताओ, कोई मतलब इतने अच्छे अच्छे पदों पे रहने वाले, और इतने अच्छे से उन लोगों ने एंटरटेन किया हम लोगों को जब तक हम 2 दिन रहे, और गाना भी सुनाया फिर दिन को, हम लोगों ने भी अपना कहा। पर मतलब इतना सम्मान से भर के मैं वहाँ से आई हूँ कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक बार तो वहाँ जाना चाहिए। देख, पूरा जीवन उसका सही जाए, और कभी नहीं कहे कि हमारे जीवन में ये समस्या है। ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे लोग, हमारे बच्चे भी रोते रहते हैं ना कि हाय ये नहीं मिला, हाय कार नहीं मिली, तो इतनी खटारा मिल दे दी, ये दे दी, तो वो सब भूल जाएंगे। उनको एक बार तो जाना चाहिए, और ऐसा एक होना चाहिए। मैंने उनको बोला भी वैसे कि मैं यूथ को यहाँ लाना चाहती हूँ, तो बोले हाँ मैडम बिल्कुल बताइएगा, आइए, तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप भी साथ देंगी वहाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बिल्कुल आपके साथ चलूँगी, और मैं देखने वालों से भी कहूँगी कि यदि आप में से कोई जाना चाहता है ये देखने कि सैनिकों की ज़िंदगी कैसी होती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हम माया जी तक आपकी डिटेल, आपके नंबर पहुंचा देंगे, और फिर इनकी इच्छा है कि आपको ले जाएं। ये मेरी तमन्ना है। एक बार सबको एक सैनिक का जीवन ज़रूर देखना चाहिए, ताकि जो हमारे आसपास की छोटी छोटी समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं, हम समझें कि वो कितनी मेहनत करता है, और दूसरा हम ये भी समझें कि देश को बचाने का ज़िम्मा उसने बाहर के लोगों से ले रखा है, लेकिन अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने का ज़िम्मा हमारा है। तो कहीं ना कहीं हमें उसमें भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। कभी कभी हमको लगता है ना कि हमारे जो यंग यूथ है उनको बताना चाहिए कि सम्मान क्या होता है और सेवा क्या होती है। अब ये जो आजकल छोटे छोटी चीज़ें हो रहे हैं ना, कि आप किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित कर देते हैं, तो ये हमारे जो यूथ है, मतलब मैं समझती हूँ कि घर के बेटे से जितना पिता झुकता है उतना किसी से नहीं झुकता है ना। तो अगर पिता की भावनाएं कुछ भी हों, आदि मतलब पहले के लेके कि भाई औरतें का ये है वो है, पर अगर जो उस घर का लड़का है वो पिता को कहेगा कि नहीं ऐसा तो होने ही नहीं, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा, तो वो झुकेगा। कहते हैं ना कि पेड़ अपने फल से ही झुकता है।
तो अगर हर घर में यूथ अगर सिर उठा ले कि हुआ कैसे ये, तो मुझे नहीं लगता है कि समाज में कुछ भी गलत हो सकता। और हमारा देश तो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है। युवाओं वाला, उसको जाना चाहिए और उसको ये सब देखना चाहिए। और उसको मैं समझती हूँ अब बूढ़ों का ज़माना गया कि ये होता है, ये होता है, अंधविश्वास ये वो। अब युवाओं का ज़माना आना चाहिए कि वो हम पर राज करें कि नहीं नहीं अब ये नहीं, ये ठीक है, अब आप इस पे चलो और इस पे हमको चलना चाहिए। नक्सलियों से आपकी मुलाकात कब हुई और आप वहाँ क्यों गई? बहुत पुरानी घटना है मनीषा जी। नक्सलियों का तो जब हम कश्मीर से आए तो मेरे सामने एक समस्या थी कि मुझे पैसे मिले और मेरे बच्चे पढ़ें, इसके अलावा मेरे पास कोई समस्या नहीं थी। और चूँकि मेरी एज हो चुकी थी तो गवर्नमेंट सर्विस तो हो नहीं सकती थी, तो यही बच्चों को पढ़ाना करना। इस दौरान जब मैंने बैंक बनाई तब मुझे वस्त्र मंत्रालय से एक मैडम थी, अनीता दास मैडम, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चूँकि ये बना चुकी हो, बैंक बना चुकी हो, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हो, आप अगर हमारे लिस्टेड मोबिलाइज़र हो जाओ और पूरे जगह उनको बता दो महिलाओं को कि बचत कैसे की जाती है, ग्रुप कैसे बनाया जाता है, तो हम आपको पैसा देंगे। जो उनकी लास्ट वाली बात थी ना, तो हम आपको पैसा देंगे, सारा ध्यान मेरा उसी पे था कि तो हम तो मैं तुरंत गई। मैंने कहा ठीक है मैडम, आप मेरे को दे दो, मैं जाने को तैयार हूँ। तो चली गई। उस दौरान मैं कश्मीर में भी गई थी, है ना, वो करने के लिए, जहाँ कोई नहीं जाता, कोई गए ही नहीं था। वो एक अलग कहानी है, टाइम बचेगा तो बताऊँगी ज़रूर। जब मैं बालाघाट और मंडला गई, जहाँ की रेशम का बहुत उत्पादन है, बालाघाट और मंडला का रेशम बहुत अच्छा होता है, और वहाँ जो वो साजा और उसके पेड़ होते हैं वो बहुत अच्छे रिच होते हैं, मोटी पत्तियों वाले, तो वहाँ रेशम बहुत होता है, तो मुझे वहाँ पर जाना था। जब मैं बालाघाट गई तो आपको शायद पता हो कि नक्सली एरिया है मंडला बालाघाट के पूरे जंगल। जब कभी भी हम जाते थे तो कलेक्टर साहब से मिलते थे कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं और कुछ हो तो बताए। तो जब मैं कलेक्टर साहब से मिली, तत्कालीन जो वहाँ पे थे, तो वो बोले कहाँ जाओगी आप? तो मैंने कहा इंटीरियर में जाना है, और वो रेशम के केंद्र हमेशा इंटीरियर, बहुत इंटीरियर में रहते। तो मैंने केंद्र गिनाए कि ये केंद्रों में जाना है हमको, और हम 3 दिन के लिए यहाँ पर हैं। तो वो शायद मेरा दूसरा दिन था, तो वो कहने लगे कि मैडम अब जो आप आ गई हो और वो केंद्र में जाओगी ना, तो आप अपनी रिस्क पे जाना, यूँ कि वो नक्सली एरिया है और बिना उनके सहमति के कोई आने, और आपके साथ कोई है नहीं, आप अकेली हो, तो आप चले जाओ, अच्छा काम है। तो मैंने कहा कि तो आप हमारी कुछ सहायता नहीं करेंगे? तो बोले नहीं, मैं आपको बालाघाट की सीमा तक छोड़ दूँगा, उसके बाद जहाँ से जंगल होगा वहाँ आप अपना कर लीजिए इंतज़ाम। मैंने सोची इतनी सी बात है, वहाँ तक तो छोड़ ही देंगे, और मुझे तो मेरा टारगेट दिख रहा था, मुझे मैं लेक्चर दूँगी और वो बचत के होंगे, सब अच्छा होगा और मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा भी कि आप बहुत साहसी महिला हैं। मैंने कहा, मैंने सोचा तारीफ हो रही है, खुश हो जाए, साहसी बना देती। अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक बात और बोला कि मैडम जो भी वो पूछें, आपका नाम सही नाम बताइएगा, टेलीफोन नंबर सही बताइएगा, जहाँ रहती हैं सही बताइएगा, ज़रा भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि उनका वो सूचना तंत्र बहुत, और अगर गलती हुई तो वो समझेंगे मुखबिर है सरकार का, तो फिर आप जानो आपका काम, और मेरा भी उससे होगा कि मेरी मुखबर यहाँ से मिल के जा रही हो आप, तो इसलिए आप ध्यान रखना। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे सीमा तक छोड़ दिया, उनकी जीप वापस आ गई, क्योंकि सरकारी जीप थी तो वो जा नहीं सकती। अब मैं वहाँ से जब थोड़ी बहुत देर, तो मैं बहुत अच्छी रही कि भाई चलिए आई हूँ, साहसी महिला का मेरा जो तारीफ़ हुई थी वो मेरे में ऊपर से नीचे तक कहने औरा बन गया था वो मेरा। तो जब मैं जाने लगी तो वहाँ से एक वो साइकिल वाला एक आया, तो हमने कहा भैया वो जो रेशम केंद्र हमको वहाँ जाना है। तो कह रहे कि आपका नाम माया कौल है? मैंने कहा कि हाँ हाँ। तो बोले कि चलिए आपको यहाँ ले चलते, हमारी मैडम है। तो मैं कहा तो रेशम केंद्र वहीं है क्या? तो बोले हाँ वहीं पास में। उन्होंने कहा फिर ठीक है। हम उसके वो कैरियर के पीछे बड़ी मुश्किल से बैठे, साइकिल पे, आप उसकी साइकिल के कैरियर के पीछे। हाँ, अब वो ले गया, जाते जाते जैसे जैसे वो जाए वैसे वैसे जंगल घना और थोड़ा अंधेरा भी। तब थोड़ा हमने सोचा कि जाने कहाँ ले जा रहा है, पर वो इतना दीनहीन प्राणी दिख रहा था वो पहने हुए। तो हमने कहा ये क्या करेगा, ना बंदूक है ना पिस्तौल हाथ में इसके, साइकिल चला रहा था अपने गाते गाते। तो मैंने कहा भैया कितनी दूर है? तो बोले कि बस आ गया। अब जब वो आ गया करके वो गया और जिस झोपड़ी नुमा मकान में वो गया तो हमसे बोले बस मैडम से मिल लो।
जैसे हम उतरे भी नहीं थे कि मैडम बाहर आ गई। मैडम कोई होंगी 45-55 की। तो हमने कहा चलो ये तो ठीक ही है, बस बहुत सिंपल सीधी सादी महिला थी। तो उन्होंने कहा अरे मैडम आइए। तो मैंने कहा कि ये रेशम केंद्र यहीं है क्या? तो बोले नहीं नहीं, रेशम केंद्र बाद में जाना, पहले आप हमसे मिल लो। तो जब अंदर ले गई तो वहाँ प्रेस का पूरा सामान था। तो हमने कहा ये प्रेस यहाँ लगाई है इतने जंगल में? तो बोले कि ये हमारा नक्सलियों का गढ़ है। जैसे उन्होंने कहा गढ़ है, हम मतलब गड़े ही नहीं वहाँ पे, मतलब ज़मीन ना फट गई, हम चले गए। हमने कहा माया कोल जिंदा तो अब तुम जा नहीं पाओगी, खूब पैसे का लालच कर लो, अब तुम्हें ये गुड़ में मक्खी की तरह हम लपट गए हैं, अब होने वाला नहीं है कुछ। अब वो कहने लगी कि आपका नाम क्या है? हमने नाम बताया, टेलीफ़ोन नंबर, लड़के कितने हैं वो बताए, छोटा लड़का कहाँ रहता है मुंबई, उसका पता बताओ, उसका टेलीफ़ोन नंबर, बड़े बेटे का सबका बता दिया। फिर उन्होंने कहा मैडम आप चाय पी लो, अपन चाय पीते हैं, बात करते हैं। जब चाय आई तो हमने कहा कि हम पी लें इसको? तो बोले कि वैसे चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बोले हाँ हाँ पी लीजिए, जरा पहली बार थोड़ी हंस के बोली वो, पी लीजिए क्या बात। मैंने कहा नहीं मतलब आप हमें चाय पिला, वो सब तो आपने पूछ लिया, हम तो कुछ जानते नहीं आपके बारे में, हम वहाँ जाएँ वो गिर पड़े चाय पी के मर जाएँ, ख़त्म, हमारी कहानी ख़त्म। तो बोले कि अरे नहीं मैडम आप हमारी अपनी हैं इसलिए बोल रही। फिर उन्होंने कहानी बताई कि हम भी नक्सली हैं, देखो शासन से भी परेशान, इससे भी परेशान, बड़े आदमियों से परेशान, और ये समझते क्या हैं ये वो। और बोले कि तुम कहाँ से आई हो? तुम आई हो कश्मीर से, परेशान हो के आई ना, छोड़ के आई ना, वहाँ के सेठों ने भगाया ना तुमको। हम बता ही नहीं पाए कि हमारा आदमी भी वहाँ पे इंजीनियर था। हमने कहा क्यों बताएं फालतू के। फिर कहने लगे कि अब ऐसा है कि आप हमारा संगठन ज्वाइन कर लो, तो क्या होगा, हम दोनों मिलकर सरकार को हिला देंगे। मैंने कहा कि यहाँ हम काहे के लिए आए थे? 2000 रुपये की परेशानी हो रही है, हम सरकार को हिला देने का तो बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं। हमने कहा मैडम देखो ऐसा है, जितने लड़के थे किसी के पैर टूटे थे, है ना, किसी के हाथ में प्लास्टर था, सब पुलिस की गोली का शिकार। हमने कहा ये यूथ है आप, मैंने कहा आप 55 साल की तो हैं, मैं भी उतरे ही की होने वाली हूँ, तो मैंने कहा आप भी मर जाओगी हम भी मर जाएंगे। और ये जो यूथ है ना पढ़ पाया ना लिख पाया, कुछ नहीं कर पाया, और ये अपनी लड़ाई लड़ेगा कैसे जब आदमी पढ़ा नहीं लिखा हो? एक आदमी पहाड़ पे है और एक आदमी नीचे है, उसको ऊपर तो आने दो, तब तो लड़ाई होगी ना। ऊपर वाला तो कभी भी मार देगा तुमको, तो ये तो आत्महत्या हो गई, ये लड़ाई नहीं है, ये आत्महत्या है। मैं मेरे बच्चों के साथ ऐसा, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, उनको पद दिलाना चाहती हूँ, उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ें अन्याय या न्याय की, वो मैं करने वाली नहीं हूँ। तो कहले नहीं मैडम आप इस बारे में सोचना ज़रूर, आपके साथ अन्याय हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कहाँ जाना? हमने कहा हम 2 दिन का काम। तो बोले ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब वो गई हमने किया तो, पर पूरे टाइम आप समझ लो कि मतलब मरणांतक पीड़ा हमको हुई। पूरा किया हमने, वहाँ गए, कलेक्टर का संदेशा आया, हमसे बिल्कुल मत मिलने की ज़रूरत मत करना, हम भी मर जाएंगे तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि उनको लगे ये सब सूचनाएं उनको देगी। तो कलेक्टर साहब कहा इस तो सड़क पे मत आना मैडम, सीधे आप गाड़ी पकड़ो और अपने घर जाओ। उसने बड़े सख्त लहजे में कहा हमसे। फिर हमने, हमारे जो वहाँ के अधिकारी थे रेशम के, उन्होंने भी कहा ये आपने बहुत गलत काम किया मैडम, ये सही काम नहीं है आपका। अब हम कुछ ना कहते कहते तो मैंने कहा ये बताओ पैसे तो मिल जाएंगे ना हमको हमारे पूरे? तो बोले हाँ पैसे। तो फिर भाई हम जब वहाँ भोपाल गए और हमने रिपोर्ट लिखी, हमारी इतनी वाहवाही हुई कि नक्सली आ गया, मिल के आ गए। फिर 1 महीने मैडम हम रात भर सोए नहीं, बच्चों को फ़ोन करते रहे, कोई आया तो नहीं था, कोई मिला तो नहीं था, धमकी तो नहीं मिली, पर ईश्वर की दया से सब ठीक हुआ। तो ये मेरा बड़ा अनुभव है नक्सलियों से मिलने का। देखिए आखिर में तो सब इंसान ही होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, या वो अपने तरीके से अपनी जिम्मेदारियां बना लेते हैं, पर इंसान सब एक जैसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपके कार्यकारी जीवन के या आपके होम मेकर से, घर से बाहर निकल के काम करने के जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आज भी वो स्थितियां कई घरों में हैं। महिला समानता दिवस पे ये बात कर रहे हैं, तो आपने जो राजस्थान की महिलाओं की बात बताई, हम मणिपुर में इस तरह की घटनाओं को देख रहे हैं, और आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घरों से बाहर निकलकर अपने सपनों की तरफ झांकने की भी गुंजाइश नहीं रखती हैं। आपने आज से करीबन 40 साल पहले
ये शुरुआत कैसे की, जबकि उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि आपको घर से बाहर जाने का मौका भी मिले? क्या हुआ कि जब हमारी सारी पढ़ाई होशंगाबाद में हुई, छोटी सी सिटी है वहाँ भोपाल के पास में, 1.5 घंटे का रास्ता है। वहीं कॉलेज में हमने पढ़ा, होम साइंस में हमने बीए किया और हिंदी लिटरेचर में एमए किया। एमए का रिज़ल्ट बाद में आया, हमारी शादी पहले हो गई। शादी के पहले भी मैं कुछ मतलब वहाँ तो तब मिल ही जाता था आसानी से, प्राइवेट करना चाहती थी क्योंकि मेरी माँ सिंगल मदर थी, जो हम उसमें पले उस परिवार में। तो पर माँ का मेरा बहुत वो मतलब आस्थावान थी, तो उनका था कि नहीं, हम लड़की का एक भी पैसा नहीं देंगे। मैंने उनको बहुत कहा कि भाई मेरा पैसा मेरे खाते में जमा कर देना, तुम मत करना। उनका नहीं भाई, लड़की का हमको लेने ही नहीं है, लड़की नहीं करे, वहाँ जाके जो मर्जी आए करना। मतलब पूरा ज़िंदगी यही सुनने में जाता है कि आप झाड़ू भी लगा रही हो, सो के भी उठ रही हो, कि अब पराए घर जाओगी तो यही करोगी क्या। तो पूरे कान में तो वही गूंजता रहता है, पराया घर पराया घर। वो पराया घर का इतना रहता है कि मतलब वो कुछ ऐसा है कि हमको 24 घंटे वहाँ परीक्षा देनी है। मतलब वो पराया अपना नहीं है इस टाइम। पराया घर जाओगी यही ऐसे ही खाओगी, पराया घर जाओगी तो ऐसे ही चलोगी, ऐसे ही हंसोगी। तो आपका हंसना, आपका चलना, आपका सुबह उठ के नहाना, आपका झाड़ू लगाना, आपका मेहमानों को रिसीव करना, सब एक बिंदु से शुरू होता था, पराए घर में जाओगी तो यही करोगी क्या। तो वो करके अब जब शादी हुई, रिज़ल्ट बाद में आया शादी, तो जब मेरी शादी, तो मेरी जो जिठानी थी वो भी मतलब एजेंट थी बीमा, और मेरी जो थी एक और थी, वो भी टीचिंग कर रही थी, बीए टीचिंग ही करना था उनको। जेठानी हाँ थी, जेठानी, हाँ उनके बाप से बड़ी थी। हाँ, तो वो थी। तो मुझे लगा कि वहाँ तो मतलब महिला करती है, और हमारे कश्मीरी पंडितों में पर्दा होता नहीं है। हम लोग ससुर के साथ बैठ के आराम से बात कर सकते हैं, वहाँ पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हुआ कि जब हम वहाँ पर गए तो नसीब हमारा हमसे आगे चलता है। क्या हुआ कि सारे पुरुषों को तो अच्छा लगता था, है ना। मेरा जो पति था उसको औरत का बाहर निकालना पसंद ही नहीं था। कहा कि औरत का स्थान घर में होता है। तो वो जो मायके में सुनते आए थे, वहाँ जब जाओ तो तुम्हें जो मर्जी आए करना। तो जो मर्जी क्या है, वो तो मतलब आवश्यक काम ही नहीं कर पाते। तो हमने बहुत कोशिश की कि हम मतलब थोड़ा सा वहाँ हमारे, मैं बारामूला में हमारी पोस्टिंग थी मेरे हस्बैंड की, तो वहाँ में हिंदी वहाँ कोई नहीं जानता, उर्दू या इंग्लिश जानते। तो हिंदी की उन्होंने बोला भी, पर चूँकि हस्बैंड को पसंद नहीं था इसलिए वो किया ही नहीं। अब बच्चों को पढ़ाया किया, चलो ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं है, घर पे शांति होना चाहिए, इस चक्कर में नहीं किया हमने कुछ। पढ़ते पढ़ते रहते थे। पर जब 90 का ये पंडितों का सब बाहर निकले पंडित, तो हम लोग भी आ गए। अब चूँकि जिनके पास जो रिश्तेदार थे वहाँ गए, और जिनके पास कोई नहीं था वो टेंटों में रहे, आपको सबको मालूम ही है वो तो। और हमारे पास क्या होशंगाबाद ही था, मेरी माँ का 2 कमरों का छोटा सा घर था, तो हम वहाँ पे आए। जाहिर है जब वहाँ पर आया तो बच्चे मेरे इतने छोटे थे कि एक बच्चा मेरा 4th था और एक बच्चा 5th पढ़ता था। अचानक न टीसी का तो सवाल ही नहीं, अचानक सूटकेस लिया और उठ के आ गए। अच्छा, हम आए इसलिए नहीं थे कि हम शिफ्ट हो रहे हैं, हम आए इसलिए थे कि 10, 15, 20 दिन में या महीने भर में ये सब ठीक हो जाएगा, अपना घर कौन छोड़ता है, तो हम चले जाएंगे। तो इस उससे हम आए थे। तो मतलब 1 साल तो हमने बच्चों का एडमिशन ही नहीं करवाया कि वहाँ जाना है, वो नहीं। अब जब धीरे धीरे पता चला कि नहीं अब यहीं रहना है, तो अब था कि बच्चों का एडमिशन प्राइवेट नहीं करवा सकते, पैसे नहीं थे, और गवर्नमेंट स्कूल में जाना था, बच्चे तैयार नहीं, बच्चे वो ड्रेस नहीं पहने, दुनिया भर की समस्या। इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की समस्या, कि रेगुलर पैसा जो हमारा ख़त्म हो गया वो कैसे हो। माँ मेरी बीमार रहती थी ज़्यादा करके, नहीं सरकारी नौकरी का सवाल ही नहीं था हम लोगों का, और चूँकि हम सामान्य वर्ग के हैं तो आरक्षण का तो कुछ मिलने का सवाल ही नहीं था। सबसे बड़ा समाज था मेरा दुश्मन उन दिनों। छोटा शहर, मैं बच्चों को लेके आ गई, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो बिल्कुल मतलब उसी युग में जी रहे हैं। मेरे आसपास के लोग बोले अब जाओगी कब, तो मैंने कहा जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो बोले मैंने तुम छोड़ के आ गई हो, तो हमने कहा नहीं छोड़ के हम नहीं आए हैं, 4 लाख लोग आए हैं, उससे ज़्यादा ही लोग आए। तो बोले कि कोई यकीन ही ना करे हमारा
कि ये लोग आ ही गए हैं, ऐसा नहीं होता, ना पेपर में आया ना टीवी में आया, ऐसे कैसे आ गए लोग। और कश्मीरी पंडित में केवल हम थे पूरे ज़िले में, और कोई था भी नहीं। तो उन्होंने मतलब हमने सामाजिक हमने जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि सब पूछते पति कहाँ है, क्यों नहीं आता है, इतने देर में क्यों आता है, वो बच्चे यहाँ रहेंगे, लड़के आई होगी, मतलब बहुत ही अनर्गल बात। उसके बीच में हमें करना, फिर हमने धीरे धीरे ट्यूशन का शुरू किया। तो ट्यूशन में क्या हुआ कि जब तक टीचिंग नहीं करो तब तक ट्यूशन नहीं मिलेगी। फिर हमने 150 रुपये महीने की टीचिंग की। फिर मतलब हमने ये, अब उसके बाद भी जब हम बाहर जाने का था स्कूल, तब हमने सोचा अब हम क्या करें। तो हमारे वहाँ पर सैनिक वेलफेयर ऑफिस है एक, तो ऑफिस में अवस्थी जी थे एक करके। तो अवस्थी जी और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मतलब वो बहुत मानते थे मेरे हस्बैंड, यानी उनकी सब बात वो सुनते थे। तो जब मैं टीचिंग करने लगी और हम बैठे रहे, हमारे पास कोई बच्चे ही नहीं आया, तब अवस्थी जी ने एक बार बोला कि कॉल इनको तुम निकलने दो, तब जाके इनको उसको समझ में तो आएगा कि यार ये होशंगाबाद है, ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कर दो, सीधे जाना और सीधे आना, बाद में कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे करके हम निकले, पर हमारे नसीब में भी सीधा रहना लिखा नहीं है वो भी और आगे। तो क्या हुआ कि हमारा जो स्कूल था 150 रुपये मिलते थे, और बच्चे थे मछली पालने वाले, होशंगाबाद में नर्मदा नदी है पता है, कछार में वहीं था, एक धर्मशाला में स्कूल लगता था। तो हमने जब पेरेंट्स मीटिंग की, सब मछली वाली आ गई, तो हमने उनको बोला, हमने कहा कि फ़ीस क्यों नहीं देती हो, फीस नहीं दोगी तो बच्चों को क्यों पढ़ाती हो, जाओ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ 1 2 3 4। तो कहती नहीं हम तो यहीं पढ़ाएंगे, जब मछली बिकेगी तब हम पैसे ला के देंगे। मैंने कहा तो काम क्यों नहीं करती हो कुछ, तो बोले कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, एक बार हम बड़ी पापड़ के पैसे ला देते सामान, तो तुम करोगी। तो बोला हाँ मैडम करेंगे, चली गई। अच्छा वो सीरियस नहीं थी, हम सीरियस थे, क्योंकि हमें अपनी तनख्वाह निकालनी थी। हमने अगली तनख्वाह से वो सामान क्या कुछ पापड़ खा रही ये सब कुछ ला के रखा, और लड़के को बोला कि जा तेरी माँ को बुला के ला। अब वो गया और बुला के लाया, तो अरे मैडम आपने सही में मंगा लिया। तो मैंने कहा तुम क्या नहीं करोगी। तो अब उसको मेरे ऊपर ही दया आई कि नहीं मैडम इतना तो कर ही देंगे। तो उन्होंने इतना किया, उनको 5 रुपये लोही मिलने लगी, और ये हुआ कि धीरे धीरे करके सारी महिलाएं आने लगी। 75 महिलाएं थी, और कालांतर में करते करते वो हमको 45,000 रुपये मेरे बैंक में जमा थे 5 महिलाओं के नाम। तो ऐसे आपका एक छोटा सा व्यवसाय शुरू हुआ। और जब वो 75 जमा हो गए, तो बैंक मैनेजर ने हमको एक दिन बुलाया, क्योंकि हम महिलाओं के उसी में से उधार लेती थी। मैडम 5,000 उधार दे दो, आदमी से कहती थी हम उधार मैडम से लेके आए हैं, और फिर वापस करती थी, तो उनका अपना फंड था। तो उन्होंने मुझे बैंक ने बुलाया एक बार कि इधर आओ, अब आप जाओगी जेल। तो हमने कहा कि क्यों। तो बोले ये जो आप करती हो ना, अब जब महिलाओं के दस्तखत होते थे अंगूठा, तो सबको लेके आती थी। तो कहने लगे ये जो आप कर रही हो ना, कि निकाल रही हो, दे रही हो, फिर जमा कर रही हो, ये होती है बैंकिंग, और आपके पास लाइसेंस तो है नहीं, तो जेल तो नहीं होना है। तो उस दिन हमने कहा हमने तो बताया भी नहीं आदमी को कि हम ये पापड़ बड़ी का कर रहे हैं, चोरी से कर रहे थे हम। उनने तो कहा था कि तुम टीचिंग करो, क्योंकि हमारे पंडितों में ऐसा होता है कि पंडित पढ़ाएगा या कुर्सी पे बैठेगा, ये सब ये जो पापड़ बड़ी दुकान ये सब मतलब नहीं करते हैं। तो हस्बैंड को पता चला तो बहुत चिल्लाए कि पापड़ बड़ी बेच के अब पैसे कमा रही हो, और देखना बच्चों की शादी नहीं, अब दुनिया भर का हुआ। और जेल जाने का वो तो हमने बताया ही नहीं कि हम जाने वाले हैं जेल, हाँ जेल जाने वाले, वो तो बताया ही नहीं। फिर हमने क्या किया, फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए, तो वहाँ बैठे रहे, तो हम पासबुक ले गए और लिस्ट ले गए। तो जब बड़ी 2 घंटे बाद तो हमको मिलने का टाइम मिला। हम सोचते थे कलेक्टर का वो जो लाल पट्टे वाला रहता है ना, उसी ने हमको धमका के रखा था, चुपचाप बैठी रहो एक जगह। जब हम गए तो कलेक्टर साहब ने कहा जी आइए। तो मैं जाके बैठी, तो मैंने कहा कि सर ये है। तब हमको बाहर का कुछ नहीं पता था क्या होता है कलेक्टर। मैंने कहा ये सर पासबुक और ये लिस्ट। तो कहता मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने कहा आप ही करोगे सर, ये सब ले लो आप। तो कहते अरे आप कहाँ से आई हो, क्यों ले लूँ मैं। बस उन्होंने इतना कहा था, हमने ज़ोर से रोना चालू कर दिया कि मतलब मेरी सांस हिचकी भर आई। वो कलेक्टर इतना डरा कि वो उठ के वहाँ बाहर चला गया, किसी और को बुलाओ, अकेली महिला यहाँ रो रही है इतनी ज़ोर से।
आपको पता है? वो कहेंगे नहीं जाने क्या कहा। मैंने कहा आपको पता नहीं, हम कल ही जेल चले जाएंगे, आप ये सब रख लो। तो फिर जब वो 2-3 को उसने बुलाया क्लर्क को कि यहाँ खड़े रहो, अब पानी पिलाया, उसके बाद चाय ला के रखी, बोले अब बताओ हुआ क्या है। तो हमने कहा कि हम तो जेल चले जाएंगे, वो मैनेजर ने ऐसा बोला है, अब आप रख लो, आप ही बचा सकते हो। बोले मैडम ये क्या है? फिर मैंने बताया बड़ी पापड़ है, महिलाएं आती है, और हमको तो आदमी को भी नहीं पता, वो 12 बजे आने का था, 1 तो यहीं बज गए, घर में अलग डांट पड़ेगी, सर हमारा तो तलाक हो जाएगा इस उम्र में। तो वो कहने लगे कि सुनो आपने इतना अच्छा काम किया है ना, ये बहुत अच्छा काम। मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए हमको, आप तो ले लो। तो उन्होंने कहा अच्छा ये पासबुक रखो, मैं कल ले लूँगा आपसे आके, मैं करता हूँ कुछ। तो बोले महिलाएं वहीं की? मैंने कहा हाँ सर वहीं की हैं। तो बोले आप निश्चिंत होके जाओ। तो हम अपना आंसू पोंछ के, चाय भी पिलाई उन्हें हमको, वैसे चाय भी पिला के, और फिर हम अपने घर आ गए कि कल तो सब लफड़ा मेरा ख़त्म हो ही जाना, ये सब करने ही नहीं है मुझे। दूसरे दिन जब हम गए तो हम अपने पढ़ा रहे थे, एक चपरासन थी, 2 टीचर थी और हम थे, बस इतना स्टाफ था। तो और 2 कुर्सियाँ थी और टेबल थी। जब हम तो हमारी वो चपरासन कहने लगी कि मैडम कलेक्टर की गाड़ी आ रही होगी, ऊपर शादी आदि किसी के यहाँ धर्मशाला थी। तो कलेक्टर साहब की गाड़ी रुकी और वो सीधे आ गए। तो हमने कहा कि सर आप? तो बोले हाँ कहाँ है आपकी महिलाएं? तो सर अभी कहाँ, हम तो खड़े भी नहीं हुए डर के मारे कि हस्बैंड कहेगा कि कलेक्टर क्यों मिलने आ गया इससे, इसीलिए इसको बाहर नहीं जाने देते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब, मैंने कहा सर यहाँ तो नहीं है। तो बोले कहाँ है महिलाएं? तो सर वो तो 1 बजे के बाद आती। तो बोले ठीक है मैं बैठता हूँ, कुर्सी ले आइए। तो चपरासी कुर्सी है। तो बोले, मैंने कहा ये तो जाएगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा जा बुला के ला, उनका कलेक्टर साहब आए। तो महिलाएं तो कलेक्टर के नाम पे उनको सब पता था। तो वो जितनी महिलाएं थी ना उससे दुगनी आ गई कि कलेक्टर साहब आए, देखो मैडम ने कलेक्टर साहब को बुला लिया, मैडम मरी जा रही है यहाँ से अंदर से, मतलब डेथ की स्थिति चली आ रही है। अब वो सब महिलाएं आ गई तो कलेक्टर साहब खुश, और इतनी महिलाएं हैं? मैं कहा हाँ सर बस अब यही हैं, देख लीजिए आप। तो बोले कि नहीं अपन मीटिंग लेंगे। तो मैं कहा सर मुझे घर जाना, मेरा खाना भी नहीं बना होगा अभी। तो कहले अरे मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ, तो मैं कहा नहीं सर मुझे तो तुरंत जाना है। तो वो कहने लगे कि 5 मिनट लगेंगे। फिर ने महिला कहा मैडम कैसी हैं, ठीक ठाक? अच्छा हाँ मैडम नहीं बहुत अच्छा। वो महिलाएं बोला ये नहीं वो। तो कहने लगे हम एक समिति बनाएंगे और अध्यक्ष मैं होंगी। तो मैं कहा सर मुझे मत जो, पर नहीं अध्यक्ष का कोई काम नहीं होता है मैडम, बस सिर्फ अध्यक्ष रहता है, बाकी महिलाएं सब काम यही करेंगी। तो वो करके और वो चले गए और हम अपने राम राम करते, दीन दयाल बिरस संवारी हरनाथ मम संकट भारी करते करते कि घर पे कुछ नहीं हुआ भैया। दूसरे दिन क्या हुआ, पेपर में छपा तक्षशिला, उसका नाम भी तक्षशिला था तभी मेरी, आज उसका नाम भी तक्षशिला, आज जो मेरी एनजीओ है उसका नाम भी तक्षशिला महिला स्कूल में कलेक्टर का आगमन, माया कौल से मुलाकात। अब क्या हुआ कि ऊपर से वो हमारा जो रहता था लड़का पेपर लेके आया, चूँकि होशंगाबाद हमारा मायका है। दीदी 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 ये पेपर में आपका, मैं कहा क्या हुआ? तो बोले आपका नाम। अरे मैंने कहा पेपर कहाँ से लेके आया है तू, पेपर किसको बता रहा है? तो वो कहने क्या हुआ? अरे मैंने कहा कुछ नहीं, तब तक तो हो गया, लाओ बताओ। तो पढ़ा, मैंने कहा कहते अरे कलेक्टर आया था स्कूल में मिलने। अरे मैंने कहा वो आया था ऊपर शादी में, तो वो नीचे भी आ गया। तो फिर अरे नहीं ठीक है ना, तुमने अच्छा काम किया होगा, अच्छा स्कूल चल रहा होगा, अच्छा कुछ महिलाओं को किया। तो मैंने कहा अच्छा मतलब ग्लैमर होता है तो चेंज हो जाता है आदमी है। मतलब हमें डांट नहीं पड़ा, पहली बार हमको घर से अप्रिसिएशन मिला कि ये ठीक काम है, ठीक काम किया। उसके बाद फिर हमारी संस्था भी चली, फिर काफ़ी बड़ा उसका नाम हो गया। उसी संस्था से जो पैसे जमाते और जो महिलाएं थी सेम वही हमारी डायरेक्टर बैंक में बनी। हमें बहुत से लोगों ने कहा कि उनकी डायरेक्टर चेंज कर लो, पर हमने उन्हीं महिलाओं को डायरेक्टर रखा जो कि बैंक में थी। ऐसे हमारी, मतलब वो रास्ते में जाते जाते बैंक भी मिली, सोसाइटी मिली, ऐसे करके घर से नहीं निकली कि अब हमको बैंक बनाना है। हमको पता ही नहीं था बैंक होता क्या, बैंक की एक अलग कहानी है महिला बैंक बनने की। ये कह सकते हैं कि यदि ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहें और 100% ऊर्जा के साथ उस विचार को पल्लवित करें, पुष्पित करें, तो कहीं तो रास्ते निकल ही आते हैं। और एक और बड़ी मिरेकल वाली बात है, वो इस तरह की जो आप ये सेशन लेती हैं ना, क्यों कौन सा सेशन है आपका? जो माइंड प्रोग्रामिंग का। हाँ माइंड प्रोग्रामिंग लेते हैं। मुझे
खुशी की बात है कि मैंने NLP की आपके अंडर ट्रेनिंग भी की है, तो मुझे उसका एक दी बेस्ट उदाहरण पहले ही मिल गया था, जो कि मुझे समझ में आया तब जब मैंने आपके यहाँ वो NLP का किया। और जो आप बोलती हो कि माइंड प्रोग्रामिंग, मतलब उसका इतना असर होते हुए मैंने देखा है कि आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि जब मेरी ये बन गई और जब सबने बोला कि अब तुम बैंक बना लो, बनाना है बैंक, एक कागज़ लेना था जिला सहकारी बैंक से कि अगर इनका बैंक बन गया तो हम फाइनेंस करेंगे, वो ऐसे ही औपचारिकता होती है बैंक बनाने के लिए। जब हम कागज़ लेने गए तो हमारी एक वो पड़ोस वाली थी चाची, उनको लेके हम गए क्योंकि कोई और नहीं था। जब मैं गई तो सुबह 10 बजे से गई। देखो महिलाओं की स्थिति क्या है, जो MA पास है, मैं भी कह रही थी ना पढ़ाओ लिखाओ, उसकी स्थिति बता रही हूँ। उसी में हम लोग गए, वो तो सिर तो पल्ला लेती थी। हमने कहा कि सर, वहाँ के जो क्लर्क थे, उनका सर वो मैनेजर साहब से मिलना, तो बोला बैठिए। अब हम बैठ गए सुबह 10 बजे से। अब वो मैनेजर साहब का एक कमरा है, वो जिला सहकारी बैंक की स्थिति तो आप जानते हो कैसी होती, तो एक हरा सा गंदा सा पर्दा था, उसके भी हंस रहे, बोल रहे, फिर आदमी जा रहे, फिर आदमी आ रहे। 10, 11, 12, 1, 2 है ना, 3, 4, 4:30 जब बज गए और लोगों ने अपना बांधना बंद किया, तब हम गए। हमने कहा कि भैया, हमने पानी भी नहीं पिया, हमने खाना भी नहीं खाया। तो वो हमने कहा भैया, वो मैनेजर तो बोले अरे आपको पता नहीं, वो तो आपके सामने से 11:30 बजे गए। मतलब आप देखो, वो लोग ना हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि देखो बैठी हैं। अब हमको पता, वो अपनी बात पे हंस रहे, हम बैठे हैं। ये बता भी नहीं रहा है कि वो चले, नहीं, वो नहीं बता। हम हर 2 घंटे में पूछ रहे हैं, बैठो मैनेजर। और वो 11:30 जैसे ही उसने कहा ना, इतने आंसू आए मेरे, इतने आंसू आए कि ह्यूमिलेशन, मतलब कि नहीं, सबको पता था, सबको पता था कि हम बैठे हैं। हमसे हंसी उड़ाई, 2 महिलाओं की हंसी उड़ाई। वो हो गया। उसके बाद हमारा वो घटना हो गई। उसके बाद मेरा बैंक भी बना, बड़े अच्छे से बना, और मैं उसकी मतलब एक बड़ी ग्लैमराइज पोस्ट होती है चेयरमैन की, वो हुई। जब उसके बाद जिला सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक रहता है, बड़ा बैंक है ना, CCB जिसको कहते हैं, उसकी क्या हुआ, लकीली मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इसके बाद जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी तो जो वो आदमी मैनेजर था, वो आदमी जो मैनेजर था, तो वो वहाँ पर था। हाँ, उसने गबन किया था। और मैं वहाँ की उस सोसाइटी में थी जिसको वो बोलते हैं कि जो अपॉइंट करते हैं और करते हैं, वो सोसाइटी में चेयरमैन थी। छोटी सोसाइटी होती है, उसमें जो उसने गबन किया था उसकी मेरे ऊपर थी। मैं आई, जब वो आया हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, तो भैया वो बोलने लगे, चेयरमैन साहब मुझे क्या सुना रहा है, अध्यक्ष ये हैं, इनको बता। तो जब उसने मेरी तरफ देखा, मैं ज़्यादा नहीं पहचान पाई, पर उसने मुझे, मैडम ऐसा हो गया, वैसा, माफ़ कर दो, मेरा GP फॉर्म, मेरा 1 महीना, मेरे 5 लड़के हैं और कैसे भी कर लेना, ये है वो है। तो बोले आप मैडम बताओ। वो चला गया। तो मैंने कहा कि भैया क्या करना है इसका? तो बोले अरे चोर है, इसको जो तुमको देना है दो, उसको हवाले कर दो पुलिस के, ये वो। तो मैंने कहा कि 5 लड़कियाँ हैं, ऐसा करो आप GP फंड इसका रोक लो, सब कुछ रोक लो, और जब तक ये पूरा पैसा नहीं भरता तब तक उसको मत देना, और उसकी एक टाइम लिमिट रख। तो बोले कि ठीक है, अगली बार करते हैं। जब मैं घर गई, वो आदमी मेरे पास कम से कम 5 किलो मिठाई लेके आया, तो और पैर पड़ा और रोया। तो मैं कहा हो क्या? तो कहते मैं वही हूँ जो आप थी, और उस दिन हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, और मतलब हमको नहीं, मतलब मुझे तभी भी रोना आ गया, मतलब तब भी उतने साल पहले का रोना आ गया। मतलब मैंने कहा तुमने किया, वो तुम थे? तो बोले हाँ। तो बोले, मैंने कहा देखो कभी भी अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उससे कि क्या कर रहा है। जो आपके पास से जाता है वो लौट के आता है, लौट के आता What goes around it comes around। आपका किया है ना, आपका जो निश्चल किया रहता है वो जरूर वापस आता है, क्योंकि आपका माइंड सेट वैसा रहता है कि नहीं ठीक करना है। यदि आप अच्छे मन से कोई काम करते हैं तो जिंदगी में चीजें लौट के आप तक आती हैं। और इतने बुरे तरीके से मतलब लौट के आती है कि आपको अच्छाई का ब्याज भी मिलता है। न केवल अच्छाई मिलती है, अच्छाई का फल तो मिलता है, पर अच्छाई के बाद भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये मतलब बहुत मिरेकल है। जो हमारे नए युवा हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि आज से कुछ शुरू किया है और अभी जल्दी से कुछ मिल जाए और कुछ बड़ा मिल जाए, उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखो क्या है ना, धरती के नीचे पानी है, ये सबको पता है, आपको भी पता है कि ये पानी है, पर कश्मीर में पानी 2 हाथ में निकल आता है ना, और यहाँ अपने को इतने फीट नीचे, पर पानी है।
तो आप मेहनत करो, उसका फल मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़े, हो सकता है उसको कम पे मिल गया, पर उस पर कम मिला है, ये सोच के आप अपना गड्ढा बंद करके वहाँ गड्ढा खोदना चालू करो, फिर वहाँ गड्ढा, तो गड्ढे ही खोदते जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप एकाग्रता से जो आपने पकड़ा है काम, उसमें घुस जाओ, आपको सफलता मिलनी है, पानी मिलना और बहुत मीठा पानी मिलना है। फ़क्र की बात यह है कि इनकी इतनी सारी लर्निंग्स आपने देखी, सीखा भी होगा, और ये जिन्होंने अपने संभाग का पहला महिला बैंक बनाया, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, और आज भी इनका जो तक्षशिला महिला स्वयं सहायता समूह है, या इनकी जो संस्था है, वो करीबन 1,500 बच्चों की ज़िंदगी में दखल रखती है। उनकी ज़रूरतें जो होती हैं, उनकी चाहे किताबों को लेके ज़रूरत हो, फ़ीस को लेके ज़रूरत हो, कपड़ों के लेके ज़रूरत हो, या उनके लिए लाइब्रेरी बनाना हो, वो सारा काम करती हैं। कहते हैं ना, कभी कभी गुरु को भी अपने शिष्य पर नाज होता है। मैं एज अ NLP मास्टर ट्रेनर फ़क्र करती हूँ कि आप मेरी स्टूडेंट रही हैं और सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हैं। जब उन्होंने NLP किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी में पहले भी कई बार माइंड प्रोग्रामिंग के या मन की मजबूती के बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं। ये होता है ना, पढ़ने का जो सर्टिफिकेट मिला है वो यहाँ से मिला, वो अनुभव को पता चले अच्छा ये है, हमको पता नहीं था ये क्यों होता होगा किसी कारण, पर होता है, ये मुझे NLP से पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इतनी सारी बातें करने के लिए और इतनी सारा लर्निंग देने के लिए, और आप लोग ज़रूर इनसे कुछ सीखेंगे। और सीखने की बातें यदि छोटी छोटी हैं तो वो ये, आप यदि कोई काम शुरू करना चाहते हैं और आप पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। दूसरा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और तीसरा, यदि आप कोई काम करते हैं तो आपकी अपनी रूल बुक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके रास्ते में जो लोग आते जाएं, वो यदि बुरे हों तो आप उनसे कुछ कुछ बुरा सीखते जाएं। आपको अपनी रूल बुक पे बने रहना ज़रूरी है, तभी उनमें और आप में फ़र्क होगा, और तभी उनके और आपके परिणामों में भी फ़र्क होगा। एक हिस्सा है हमारे देश का जिस तक भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि कभी न कभी वो कश्मीर जाए, और आप कश्मीर में रही हैं, तो कश्मीरी भाषा में कुछ सुना पाएंगी? कश्मीरी भाषा में, कश्मीरी भाषा से क्या चुनाव? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? से क्या चुनाव? से क्या चुनाव? अच्छुस रोजान, कहाँ रहते हो? हम तो कहाँ रहते हुए बोल पाएंगे, बाकी तो नहीं बोल पाएंगे। और एक कश्मीरी भाषा की एक अमेजिंग थिंग मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहाँ थी, तो जब मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा सीखती थी एक एक वर्ड, फिर जाके कहती थी कि अच्छा ये ऐसा करके। जैसे उन्होंने मुझे कहा बेपाथर, तो मैं खड़ी रहती थी, बोले बेपाथर, तो मैं कहती नीचे बैठ, तो मैं सोचती अच्छा बेपाथर मतलब नीचे बैठना है। ऐसे कर करके मैंने कश्मीरी सीखी है। तो जब वो मैं नीचे आई तो वो मेरी चाची सास मुझे कह रही खसू ने छू। मैंने कहा अच्छा मुझे ये पता था खसू यानी चढ़ना होता है ना। कहाँ चढ़ना, अभी तो मैं उतर के आई हूँ। तो बोले कि खसू ने छूस, मेरा नाम उन्होंने आशा जी रखा है ससुराल, आशा जी खसू ने छूस। तो मैंने मन से मना कर दिया। जब मेरे पतिदेव ऊपर से नीचे उतरे तो बोले चलो बारामूले, तो मैंने कहा हाँ चलो। तो मेरे पैर पड़ गए। इसको अभी मैंने पूछा खसुन छू, कहती नहीं। तो मैंने कहा मतलब आपने बारामूला का तो नाम लिया नहीं? अरे बारामूले जाने का मतलब है खसुन, मतलब नाम तक नहीं लेते। बारामूला ऐसा है, चढ़ाई पे है। तो वो लोग कहते खसुन छू, मतलब मन से समझ जाओ तुम बारामूले विट्टी। और वहाँ बारामूले वाले बोलते वसुनी छुस, मतलब श्रीनगर जाना है। वो नाम भी नहीं बोलेंगे कि श्रीनगर जाने का है। तो बड़ी अमेजिंग, बड़ी अच्छी सी भाषा है। तो ये भाषा की जो खूबसूरती है ये हमारे देश में ही है। इस खूबसूरती को बनाए रखिएगा। एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पग पग पर भाषा बदलती है, भोजन बदलता है, लेकिन मन नहीं बदलता, प्रेम नहीं बदलता। तो इस प्रेम को बनाए रखिए, मन को वैसा ही बनाए रखिए जैसा एक भारतीय का मन होता है, बदलिए मत। एक उदाहरण आपके सामने है जो कश्मीर से लेके होशंगाबाद तक न जाने किस किस हिस्से में रही हैं और क्या क्या इन्होंने जिया है, लेकिन आज भी इस उम्र में भी सेवा करने के लिए तैयार, काम करने के लिए तैयार। कहाँ से आती है ये ऊर्जा? वहीं से जहाँ से संस्कार शुरू होते हैं, संस्कृति शुरू होती है, आपकी तैयारी शुरू होती है अच्छे इंसान बनने की। तो अच्छा इंसान बने रहें, यही हमारी इच्छा है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। बातें करते रहिएगा, ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके पास सीखने के लिए इतना सारा है जैसा कि माया जी के पास था, तो हमें लिखिएगा ज़रूर, उनसे भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। और माया जी की बातों से आपने जो सीखा है उसे भी दूर तक ले जाइएगा। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय भारत।